नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। भाजपा प्रदेश कार्यालय से लेकर पहाड़ तक जीत के जश्न में डूबी भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में ऐतिहासिक जीत पर मनाया जश्न। जीत पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गंगोत्री से गंगा सागर तक लहराया भगवा परचम। राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर में केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। अफसरों और जनप्रतिनिधियों को समन्वय के साथ सभी कार्य समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की नाबार्ड पॉली हाउस योजना के अंतर्गत डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अनुदान वितरण प्रक्रिया की शुरुआत। कहा, किसानों को 100% पारदर्शिता का मिलेगा लाभ। मई तक प्रदेश भर में खराब मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम के बदले मिजाज ने किसानों के लिए खड़ी की परेशानी। 33% से ज्यादा खेती के नुकसान पर मिलेगी आपदा मानकों के अनुरूप सहायता राशि। और चंपावत में प्रसिद्ध गोलजू महोत्सव का आज धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुआ भव्य शुभारंभ। 10 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पश्चिम बंगाल की जीत को जनता की शक्ति की जीत करार दिया है। इसके साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल में हुआ 2026 का विधानसभा चुनाव देश हमेशा याद रखेगा। इसके साथ ही असम ने बीजेपी एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है। दूसरी तरफ देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर जश्न मनाया है। जहां कार्यकर्ताओं के साथ विजय उत्सव मनाते हुए झालमुड़ी खाकर जीत की खुशी को साझा किया गया, तो वहीं इस जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को जीत का श्रेय जाता है। इसके साथ ही इस जीत में कार्यकर्ताओं का समर्पण और जनता का विश्वास भी जीत का प्रमुख आधार है। वहीं भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 3 राज्यों में मिली जीत का जश्न 3 दिनों तक मनाने का फैसला लिया गया है, जिससे यह जीत हर व्यक्ति तक पहुंचे। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और असम और बंगाल ये दोनों जीते हैं। इस बात का प्रतीक है कि अब देश की जनता जाति, धर्म, इन बंधनों से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। चाहे वो उत्तर हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो। चारों तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरा भगवामय देश हो गया है। देखिए, 3 दिन तक कार्यकर्ताओं का उत्साह घर घर तक जाए, हर व्यक्ति तक जाए, इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई है। ये एक उत्साहवर्धक जीत हमारी है और मैं पश्चिम बंगाल की जनता का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं बागेश्वर जनपद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार उत्साह के साथ बंगाल में जीत का जश्न मनाया है। कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और नारेबाजी के साथ खुशी जाहिर की। इस अवसर पर अजय टम्टा ने जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि
यह जन समर्थन और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती और संगठन की एकजुटता ने इस जीत को संभव बनाया है। यह जीत सिर्फ एक परिणाम नहीं बल्कि विकास और विश्वास की जीत है। आने वाले समय में भी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। ये अपने देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक बहुमत की जीत, और ये सीधे सीधे मैं समझता हूँ कि जो आसाम की जनता चाहती है कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, चाहे आसाम के अंदर और देश के अंदर विकास लगातार तेज गति के साथ बढ़ रहा है, केंद्र सरकार की चलने वाली योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जैसा काम देश भर के अंदर हो रहा है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, तो वहाँ के लोकतंत्र के इस बेला में पश्चिम बंगाल में, आसाम में, पांडुचेरी में, और हमको सबको आशीर्वाद देकर पार्टी के जो मिशन है 2047 के नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित भाई का और नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन पर एक दिशा को चलने का काम पश्चिम बंगाल ने किया है। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। इसका जश्न मनाने के लिए प्रदेश में भाजपा कार्यालयों में जश्न का माहौल है। हल्द्वानी के भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर जीत की बधाई दी। कार्यक्रम में नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। आज वास्तव में एक अप्रत्याशित और एक सुंदर जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है। हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगातार राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं और लगातार उनके प्रयासों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जे श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं के प्रयास से यह ऐतिहासिक जीत हुई है और वास्तव में बलिदान दिया है लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने इस जीत के लिए। मैं उन सभी बलिदानियों को नमन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिनके बल पर आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर को बढ़ी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता, क्योंकि वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस विचार को, इस विचारधारा को और इस पार्टी को जन्म दिया, उसकी धरती पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी असंख्य कार्यकर्ता आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हैं। विशेषकर बंगाल के सभी कार्यकर्ता, बंगाल की जनता आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज बागेश्वर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आपसी समन्वय के साथ सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय पर करने के निर्देश दिए। इस बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, PMGSY, जल जीवन मिशन, फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 309A के चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने और प्रभावितों को समय पर मुआवजा देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधार पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर CHC और PHC के नियमित निरीक्षण और गाँवों में स्वास्थ्य शिविर लगाने के भी निर्देश दिए गए। मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारे जो पेयजल से संबंधित समस्याएं और जो मनरेगा का बैकलॉग है तो वो बहुत जल्दी मिलेगा, जो कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग का भी मुझे जो रिजल्ट मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। उन लोगों ने भी एक अच्छी उपलब्धि जोड़ी है कि बागेश्वर के अंदर ब्लैक राइस का काम 1 हेक्टेयर में शुरू किया है। आने वाले टाइम में 16 हेक्टेयर में काम होगा। बकरी पालन के काम के माध्यम से भी लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है पशुपालन डिपार्टमेंट के माध्यम से। और बहुत बधाई मैं देता हूं, आज मुझे शिक्षा विभाग ने अच्छी जानकारी दी कि हमारे बागेश्वर जनपद आज शिक्षा के क्षेत्र में जिसने
बहुत बड़ा नाम किया और बच्चे आज यहाँ से जिन्होंने मेरिट में भी लिया और टॉपर है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में अपने कैंप कार्यालय में नाबार्ड पॉली हाउस योजना के अंतर्गत डिजिटल भुगतान प्रणाली सीबीडीसी के माध्यम से अनुदान वितरण प्रक्रिया की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कृषकों के खातों में प्रतीकात्मक रूप से डिजिटल भुगतान किया। कृषि मंत्री ने कहा कि उद्यान विभाग द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए नाबार्ड की RIDF योजना के तहत क्लस्टर आधारित छोटे पॉली हाउस स्थापना योजना में किसानों को 100% पारदर्शिता के साथ लाभान्वित करने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसान अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। विभाग द्वारा आवेदन की जांच और स्थल सत्यापन के बाद पात्र किसानों को CBDC वाउचर जारी किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि उद्यान विभाग के तहत सेब की अति सघन बागवानी और कीवी नीति में डिजिटल भुगतान के माध्यम से अनुदान वितरण की व्यवस्था लागू की जा रही है। पॉली हाउस निर्माण कार्य पूरा होने और सत्यापन तक CBDC वाउचर की राशि लॉक्ड स्टेटस में रहेगी। उन्होंने कहा कि RIDF योजना के तहत 50 से 100 वर्ग मीटर आकार के छोटे पॉली हाउस के लिए किसानों को 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के लिए करीब 304 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अनुदान 3 किश्तों में CBDC वाउचर के माध्यम से दिया जाएगा। जो महत्वपूर्ण योजना 304 करोड़ रुपए की है, जिसमें 16,000 पॉलीहाउस लगाने का संकल्प, लगभग 16,000 पॉलीहाउस लगाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, जिसके लिए नाबार्ड के माध्यम से 304 करोड़ से अधिक की व्यवस्था हमने की है। CBDC के माध्यम से सीधा धनराशि किसान के खाते में जाएगी। आज सिंबॉलिक रूप से कुछ किसानों के खाते में हमने उस राशि को डाला है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति को भी गति प्रदान करेगी। किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ देने के लिए ब्लॉक स्तर तक व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने दरवाजा खोला है प्रगति के लिए। मैंने दरवाजा खोला है विकास के लिए। मैंने दरवाजा खोला है अपने भविष्य के लिए। हमने दरवाजा खोला है सुरक्षित कल के लिए। शुरू हो चुकी है जनगणना 2027। उत्तराखंड में शुरू हो चुकी जनगणना 2027। 25 अप्रैल से 24 मई के बीच आएंगे प्रगणक आपके घर। दरवाजा खोलकर प्रगति और विकास का स्वागत करें और उन्हें दिल खोल कर दें अपनी सटीक जानकारी। आपकी दी हुई जानकारी ही बनाती है भविष्य की योजनाओं का आधार। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। फिर से लेट। बेटी का नया अकाउंट, उनका KYC भी अपडेट करना है। मैं यार नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर KYC में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। प्रदेश भर में 2 मई से मौसम बदला हुआ है और तेज आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन पर भी असर पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने पूर्वानुमान जाहिर करते हुए कहा कि 5 मई तक प्रदेश भर में तेज बारिश, आंधी, तूफान और बिजली कड़कने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कल यानी 5 मई तक प्रदेश भर में मौसम बदला रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि 6 मई से बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान कम हो जाएंगे, जिसके कारण एक बार फिर तापमान में इजाफा हो जाएगा। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम 8 मई तक बदला रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश, आंधी तूफान और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। जो हमारा
फोरकास्ट है उसके हिसाब से अगले 48 घंटे तक हम जो है आज हम अगले 24 घंटे अधिकांश स्थानों फिर उसके बाद अनेक स्थानों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा बारिश होने का संभावना बनी रहेगी। और इसके साथ साथ जो है अभी जो है ये अगले 48 घंटे के आज 4 तारीख और 5 तारीख के लिए हमारा जो ऑरेंज अलर्ट भी है वो 200 कि हमको कहीं पे इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस बने हुए हैं। प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज ने गर्मी से लोगों को राहत तो दी है, लेकिन किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी तूफान से फसलों को नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिन क्षेत्रों ने 33% से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर आपदा के मानकों के अनुरूप किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल के नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। हमने अपने CHO DHO से कह दिया है कि मौके पे जाकर उसका आकलन करें और उसके बाद आपदा के मानक के अनुरूप जो 33% से अधिक है उसमें भारत सरकार की ओर से जो धनराशि मिलती है और जिन क्षेत्रों में इंश्योरेंस हुआ है उसको इंश्योरेंस के माध्यम से सहायता राशि उन किसानों को दी जाएगी और इस घड़ी में हमारी सरकार किसानों के साथ में खड़ी है। उधर चमोली जिले की निजमुला घाटी में रविवार की देर शाम आसमानी बिजली गिरने से करीब 500 बकरियों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही आज प्रशासन और पशुपालन की टीमें घटनास्थल पर रवाना हो गई हैं। निजमुला घाटी के ऊंचे बुग्याली क्षेत्रों में इन दिनों भेड़ पालक अपने मवेशियों के साथ डेरा डाले हुए हैं। रविवार रात क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज बारिश के साथ बिजली चमकने लगी। इसी दौरान बनाली तोक में आसमानी बिजली सीधे उस स्थान पर जा गिरी जहां भेड़ पालकों ने अपनी बकरियों को झुंड में रखा था। इस दैवीय आपदा में पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई परिवारों के लिए ये बकरियां ही आजीविका का एकमात्र साधन थी। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि सूचना पर राजस्व विभाग और पशुपालन की टीम को घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। घटना का आकलन कर पशुपालकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। कल रात्रि सूचना प्राप्त हुई है कि निजमुला घाटी में ऊंचाई वाले स्थानों पर एक स्थान पर आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 400 से 500 बकरियों की मृत्यु की सूचना है। उसके लिए संबंधित राजस्व टीम को पशुपालन टीम के साथ वहां पर भेज दिया गया है और उसमें जो SDRF के अंतर्गत मुआवजा है वो उनको शीघ्र ही दे दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिला मुख्यालय में आयोजित प्रसिद्ध गोलजू महोत्सव 2026 का आज धार्मिक अनुष्ठान विधिवत शुभारंभ हो गया है। 13 मई तक चलने वाले इस 10 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे उद्घाटन स्थल पर नहीं पहुंच सके। महोत्सव का शुभारंभ महिलाओं की भव्य कलश यात्रा से हुआ। यहाँ पे जो है वर्षा जो आप लोग देख रहे हैं लगी हुई है, तो आपातकालीन लैंडिंग नहीं हो पाई सर की। उसके क्रम में फिर यहाँ पे सर की ओर से यहाँ पे आज पूजन वगैरह किया गया और जो हमारे यहाँ के इष्ट देव हैं उनसे नतमस्तक होकर आग्रह किया गया कि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक और उनकी कृपा से अच्छा जो है आगे संचालित हो। तो उसके क्रम में आज सभी लोग आए थे और हम लोगों ने जो पूजा अर्चना यहाँ पे नगर पालिका और सरकार से यहाँ पर की गई है। गोलजी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर कलश शोभा यात्रा में पारंपरिक परिधान में सजे छोलिया दल ने आकर्षक प्रस्तुति दी। नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने बताया कि महोत्सव स्थल पर कई स्टॉल लगाए गए हैं। महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होंगी। आज के इस शुभारंभ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे इस विधानसभा के विधायक जी का आना तय था, लेकिन मौसम की वजह से वो नहीं आ पाए। और जो यहाँ आज का मुहूर्त का जो हमारा शुभारंभ है वो हो चुका है और हमारी जो कलश यात्रा हमारी सभी महिलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं और जो व्यवस्थाओं की बात है सारी व्यवस्थाएं इसमें हो चुकी हैं। हमारे पंडाल लग चुके हैं। वहीं कार्यक्रम संयोजक नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश में लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के तहत गोलजू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अतिवृष्टि या वर्षा के हमारी लॉजिस्टिक के हैं कार्य हैं उसमें व्यवधान हुआ है
तो उसमें एक आध दिन में जैसे मौसम सही होगा तो जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का मौका मिलता है, साथ ही जो हमारे स्टार नाइट हैं, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के कलाकार हैं, उनको देखने के लिए हमारी जो सम्मान जनता है वो देखने आती है। वो कार्यक्रम को भी रिशेड्यूल करके तुरंत जो है पब्लिक में हम लोग प्रेषित करेंगे। श्री गोलजू संदेश यात्रा उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक स्थानों से होते हुए आज अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और चिते गोलू देवता मंदिर से होते हुए अल्मोड़ा पहुंची। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित सिद्ध भोले बाबा मंदिर पहुंचने पर अल्मोड़ा नगर निगम के मेयर सहित अनेक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने श्री गोलजू संदेश यात्रा का स्वागत किया। श्री गोलजू संदेश यात्रा सिद्ध भोलेनाथ बाबा मंदिर पलटन बाजार से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए मां नंदा देवी मंदिर पहुंची, जहां गोलू देवता के देव डांगर ने अवतरित होकर लोगों को आशीर्वाद दिया। श्री गोलजू संदेश यात्रा के प्रदेश संयोजक विजय भट्ट ने कहा कि वर्ष 2022 में श्री गोलजू संदेश यात्रा प्रारंभ हुई। उन्होंने कहा कि श्री गोलजू संदेश यात्रा उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र, मध्य विद्यालय, उच्च हिमालय को जोड़ते हुए उत्तराखंड की संस्कृति को एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी यह यात्रा उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक स्थानों के दर्शन कर 3500 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुकी है। संदेश यात्रा जिसका प्रारंभ 2022 में हुआ था, 22 के बाद में 2024, इस बार में 2026 में यात्रा निकल रही है। गोलजू यात्रा पूरे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय को जोड़ते हुए उत्तराखंड को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी कर रही है। यह यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की अभी तक रही है। वहीं अल्मोड़ा नगर निगम के मेयर अजय वर्मा ने कहा कि श्री गोलजू संदेश यात्रा अल्मोड़ा की जनता को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अल्मोड़ा में अपनी धरोहर न्यास की यात्रा संयोजक राधा तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा में श्री गोलजू संदेश यात्रा का नगर के लोग विगत 4 वर्षों से स्वागत करते आ रहे हैं। गोलजू सम्मान यात्रा हमारे इस अल्मोड़ा ऐतिहासिक नगर में पहुंच चुकी है, जो कि यानी कि इनके जो मामा सिद्ध बाबा भोलेनाथ जी, उनके द्वार में यहाँ पर को पहुँच गई है यात्रा। और अल्मोड़ा नगर की देवतुल्य जनता पूरे सम्मान के साथ, स्वागत के साथ और उनको प्रणाम करके यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। बहुत खुशी का माहौल है और गोलजू भगवान से, सिद्ध बाबा भोलेनाथ जी से ये प्रार्थना करेंगे कि अल्मोड़ा नगर की देवतुल्य जनता हमेशा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, इनकी रक्षा हो और अच्छे कार्य होते रहे। यहाँ आज गोलजू महोत्सव मतलब गोलजू रथ यात्रा आई है। चंपावत से यात्रा चलती है और पूरे उत्तराखंड में जितने भी हो सकते हैं पूरे मंदिरों में जाते हैं और वहाँ गोलजू अपने दर्शन देते हैं और यहाँ के जो भक्तगण हैं और भव्य रूप से गोलजू का स्वागत करते हैं। पौड़ी जिले के खिरसो क्षेत्र में पारंपरिक कटबद्दी मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान आस्था, परंपरा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर साल गुआड़ और कोठगी गांव में बारी बारी से आयोजित होने वाला यह मेला इस बार कोठगी में धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह देव स्नान और विधिवत पूजा के बाद कुल देवताओं का आह्वान किया गया। गांव के पंचायत चौक में कटबद्दी का भव्य श्रृंगार किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें प्रवासी भी शामिल रहे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी कटबद्दी मेले पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये मेले हमारी लोक संस्कृति के वाहक हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है हर साल इस मेले में आता हूँ और आज गांव के लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि इस मेले में जहाँ से कटबद्दी जो है नीचे उतरती है वहाँ पे लगभग एक अस्थाई निर्माण करना है। तो मैंने कहा है कि 5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये कोठी दोनों गाँव को मैं देने वाला हूँ, ताकि यहाँ पे अस्थाई जो है पूरा काम किया जा सके। और आप सबको पता है कि इसकी बहुत पौराणिक ये मेला हमारा है और एक सुख और समृद्धि का मेला भी है और हजारों लोग इस मेले में आते हैं। मेले के दौरान ढोल दमाओं की ताल पर कटबद्दी को रस्सियों के सहारे आगे बढ़ाया गया। देखते ही देखते कटबद्दी 300 मीटर की दूरी तक खिसकाई गई। पूजा अर्चना और कुल देवताओं के आशीर्वाद के साथ मेला विधिवत संपन्न हो गया। यहाँ के पुजारी का कहना है कि यह मेला सदियों पुराना है। उससे पहले से ये चल रहा है, तो हम तब से उनसे सीख करके हमने ये विधि विधान हमने इसको खड़ा रखा है अभी तक, क्योंकि हमारे ये गढ़वाल की एक वो है परंपरा की जो
पूर्वजों ने हमारे बताया हुआ कि भाई इस तरह का भी कार्डबद्दी बनता था है। अब उसको ऐसे एक मोटे रस्से में, ये रस्सा जो बनता है एक हफ्ता पहले इसको जो है बनाया जाए। एक ठीक 7 दिन लगते हैं इसको बनाने में। उसके बाद तब 8वें दिन ये बद्दी जंगल में जाके लकड़ी काट के, जंगलात मतलब वन विभाग से मंजूरी लेके लकड़ी काटी जाती है। उसके बाद तब जो है ये काट का बद्दी बना के इसमें चढ़ाया जाता है। इस मेले को निभाते हुए आ रहे हैं और ये मेला एक वर्ष हमारी जो बगल की ग्राम पंचायत है ग्वाड़, वहाँ पे होता है और एक वर्ष हमारी ग्राम पंचायत में होता है। तो इस बार ये हमारी ग्राम पंचायत कोटगे में हो रहा है और इसकी तैयारियां लगभग वैसे तो काफी लंबे टाइम से करनी पड़ती हैं, 3-4 महीने लगते हैं, क्योंकि हमारे जो ये आप देख रहे होंगे ये रस्सा बनता है, ये बबूले घास का होती है हमारे यहाँ, एक स्पेशल घास होती है, तो इससे बनाते हैं। तो इसका 3-4 महीने पहले हम इसको काटते हैं, फिर उसके सुखाते हैं, फिर अभी मेले से 1 हफ्ते पहले हमें 1 हफ्ता इसको बनाने में पूरा लगता है। जनपद उत्तरकाशी स्थित मौर्य विकास खंड के जरमूला क्षेत्र में उद्यान विभाग ने दुनिया के सबसे महंगे और दुर्लभ जंगली गुच्छी मशरूम की सफल खेती कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अपने विशिष्ट स्वाद, औषधि गुणों और ऊंचे बाजार मूल्य के कारण गुच्छी को अत्यंत मूल्यवान वन उत्पाद माना जाता है, जिसकी बाजार मूल्य 60,000 रुपये प्रति किलो है, जो अब तक केवल चुनिंदा वन पारिस्थितिक तंत्रों में विशेष तापमान, नमी और जटिल जीवन चक्र की वजह से प्राकृतिक रूप से ही उगती रही है। वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय तक चुनौती रही इसकी खेती की प्रक्रिया को अब अनुकूल बनाकर बड़े पैमाने पर अपनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं ज्येष्ठ उद्यान अधिकारी ने बताया कि गुच्छी मशरूम उच्च हिमालय क्षेत्रों में जहां का तापमान कम होता है वहां पर यह स्वतः होता है। अब विकासखंड पुरोला के जरमूला क्षेत्र में उद्यान विभाग ने इसकी खेती करने में सफलता हासिल की है। इससे व्यावसायिक फसल के रूप में विकसित करने के नए अवसर खुलेंगे। उत्पादन को जंगलों से खेतों तक लाने से टिकाऊ कृषि और जैव विविधता संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे द्वारा राजकीय उद्यान जरमूला में गुच्छी मशरूम का एक प्रयोग किया गया था। एक हमने छोटे से पॉली हाउस में वहाँ पे किया और उसमें जो टेम्परेचर देखा हमने कि यहाँ पर क्या इसका सफल उत्पादन किया जा सकता है, उसका रेगुलर निरीक्षण किया और जो हमें वहाँ टेम्परेचर चाहिए था 15 से 20 वो हमने मेंटेन किया, ह्यूमिडिटी मेंटेन किए। और जिसमें जो मेन प्रयास रहा पटवाल सर और हमारे पूरे उच्च अधिकारियों का, जिनके विशेष सहयोग के द्वारा जो जनवरी 2026 में हमने लगाया था और मार्च 2026 में उसका सफल उत्पादन हुआ है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि हम इसका अधिक से अधिक उत्पादन हम इसका कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम जितने भी जो इस प्रकार की जहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति होगी वहाँ पर उनका उत्पादन का हम कोशिश करेंगे। नैनीताल के पाइन्स क्षेत्र के पास एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में एक 21 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हैं। थाना तल्लीताल को इस घटना की सूचना मिली थी, जिस पर नैनीताल क्षेत्राधिकारी और तल्लीताल थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ और फायर सर्विस टीम ने खाई में गिरे वाहन से तीनों युवकों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा प्रदेश कार्यालय से लेकर पहाड़ तक जीत के जश्न में डूबी भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में ऐतिहासिक जीत पर मनाया जश्न। जीत पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गंगोत्री से गंगा सागर तक लहराया भगवा परचम। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर में केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। अफसरों और जनप्रतिनिधियों को समन्वय के साथ सभी कार्य समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की नाबार्ड पॉली हाउस योजना के अंतर्गत डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अनुदान वितरण प्रक्रिया की शुरुआत। कहा, किसानों को 100% पारदर्शिता का मिलेगा लाभ। 5 मई तक प्रदेश भर में खराब मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम के बदले मिजाज ने किसानों के लिए खड़ी की परेशानी। 33% से ज्यादा खेती के नुकसान पर मिलेगी आपदा मानकों के अनुरूप सहायता राशि। और
और चंपावत में प्रसिद्ध गोलजू महोत्सव का आज धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुआ भव्य शुभारंभ। 10 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।